नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास में अपन पढ़ रहे थे बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत, और विभिन्न सिद्धांतों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ओर अपन चल रहे थे। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित दो बातें मैंने आपको बताई थी कि ये एक ही नाम से दो विद्वानों के सिद्धांत मिलते हैं। कौन कौन से? तो एक तो अत्यंत महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का मिलता है, और इसके साथ साथ संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत जेरोम ब्रूनर का भी मिलता है। तो यहाँ पर इस क्लास में अपन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा जो दिया गया है उसका अध्ययन कर चुके हैं, और पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत का। तो चलिए इस क्लास में अपन उस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बाल विकास की क्लास, और बाल विकास में अपन किसको पढ़ रहे थे? अपन जेरोम ब्रूनर को पढ़ रहे थे, और सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कह दो, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कह दो, ये इनका सिद्धांत था। चाहे मानसिक क्रिया का सिद्धांत कह दो। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपन इस क्लास में देख रहे थे। किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है? ब्रूनर द्वारा, जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है। इसका अध्ययन अपन कर रहे थे, और इससे संबंधित अपनों ने बहुत सी चीजें देखी कि ये बेसिक रूप में या आधारभूत तत्वों में किस प्रकार से पियाजे के सिद्धांत से अलग है। और अपनों ने ये भी देखा कि भाई पियाजे ने तो वातावरण को सर्वाधिक प्रभावशाली तत्व माना है, और उन्होंने यूं भी कहा है कि भाई वातावरण के साथ क्रिया करने के बाद ही बालक सीखता है। जबकि अगर अपन ब्रूनर की बात करें तो ब्रूनर ने वातावरण को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया है। वातावरण के स्थान पर इन्होंने किसको महत्व दिया है? शिक्षा को महत्व दिया है। तो यहाँ पर अपनों ने ये भी देखा कि भाई जीन पियाजे ने बाल विकास की चार अवस्थाएं बताई है, और उन्होंने यूं कहा कि इन चारों अवस्थाओं में बालक अपना विकास पूर्ण कर लेता है। जबकि ब्रूनर के सिद्धांत में अपनों ने देखा कि इन्होंने मात्र 3 अवस्थाएं बताई है, और 3 अवस्थाओं में सबसे पहली जो अवस्था थी क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था वो अपनों ने देखी थी जन्म से 2 वर्ष, और इसका अध्ययन अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी अवस्था है जिसे प्रतिबिंबात्मक आयु या प्रतिमा आधारित आयु अपन कह सकते हैं। तो प्रतिमा आधारित, इसे छायात्मक भी कह सकते हैं। तो प्रतिमा आधारित ये जो आयु है, इसकी अवस्था अपनों ने पिछली क्लास में देखी थी कि ये 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी अवस्था के बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जो कौन सी अवस्था है? मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है वो तो अवस्था मानी जाती है इनएक्टिव स्टेज। अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो ये इनएक्टिव, और ये आइकॉनिक, और ये सिंबॉलिक। तो ये सिंबल का मतलब ही होता है चिन्ह। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है या ये जो अवस्था है इस सिद्धांत के अनुसार, तो ये संकेत अवस्था कहला सकती है। इसे चिन्ह अवस्था भी या चिन्ह आधारित अवस्था भी कह सकते हैं। चिन्ह आधारित अवस्था, ये अवस्था कहां से कहां तक मानी है? तो इन्होंने 7 से 16 वर्ष तक इस अवस्था का समय बताया है कि 7 से 16 वर्ष तक। हालांकि इस अवस्था का इन्होंने यूं कहा है कि 11 वर्ष के बाद ये अवस्था मूलतः शुरू होती है, क्योंकि 7 से 4 वर्ष तक तो ये दोनों का मिला जुला रूप ही रहता है। परंतु 11वीं उम्र के बाद या 11 वर्ष के बाद बालक है वो संकेतों को, चिन्हों को, सिंबल्स को अच्छे से पहचानने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद बालक अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो अमूर्त चिंतन के आधार पर अपन ये चीज देख सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर कि ब्रूनर ने जो 3 अवस्थाएं बताई है वो कौन कौन सी बताई है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपनी तीसरी अवस्था एक बचती है, उसका भी अध्ययन यहाँ पर अपन कर लेते हैं।
तो देखिए, आज की क्लास में अपन ब्रूनर द्वारा बताई गई तीसरी अवस्था का अध्ययन करेंगे। ब्रूनर ने कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में बात की है। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरी अवस्था जो ब्रूनर ने बताई है। कौन सी अवस्था बताई है? संकेत आधारित या चिन्ह आधारित अवस्था। इसकी उम्र अपनों ने देखी ली 7 से 16 वर्ष तक इसकी उम्र, और कहीं कहीं यूं भी मिलता है कि भाई 11 वर्ष के बाद लगातार ये उम्र चलती है। जाहिर सी बात है कि इसमें बालक है वो संकेत समझने लगता है। और कौन से संकेत समझने लगता है? ध्वनि संकेत समझने लगता है। तो इसलिए इस उम्र में बालक अपनी अनुभूतियों को, अपनी जो अनुभूति है या वो जो अनुभव करता है, उन्हें ध्वनि संकेतों द्वारा प्रकट करने लगता है। तो यहां पर बालक अपनी अनुभूति को ध्वनि संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करने लग जाता है। ये क्या चीज है? जब अपन पहली क्रियात्मक अवस्था पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि भाई इस उम्र में बालक है वो अपनी अनुभूतियों को शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट करता है। याद है? तो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मतलब जैसे ही उसने भूख अनुभव की वो हाथ पैर मारने लगेगा, रोने लगेगा। तो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करते हुए अपनी अनुभूतियों को प्रकट करेगा, अपने जो वो महसूस कर रहा है उस चीज को, उस भाव को वो प्रकट करेगा। अगर उसे जलन हो रही है, उसे दर्द हो रहा है, तो भी वो रोएगा, वो बता नहीं पाएगा, उसके पास ध्वनि संकेत नहीं होते। परंतु इस उम्र में बालक के पास संकेत आ जाते हैं। और कौन से संकेत? ध्वनि संकेत आ जाते हैं। तो इसलिए इस उम्र में बालक है वो संकेतों के आधार पर अपनी बातें प्रकट करने लग जाता है, अपने विषय को प्रकट करने लग जाता है। उसके बाद यहां पर अपनों ने बात की भी संकेत है तो चिन्ह भी है। अब किसी भी चिन्ह, मान लीजिए कि ये चिन्ह है, तो इस चिन्ह में, या फिर अपन यूं मान ले कि भाई ये चिन्ह है, जो अपन कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इस प्रकार से यूं लिखा होगा। जैसे आप जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर लिखकर और उसका एरो दिया हुआ होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो उस एरो के हिसाब से आपको मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है या इस तरफ। ये जो संकेत है, ये जो चिन्ह है, इनका पता भी बालक इसी उम्र में लगा पाएगा। तो जो संकेत चिन्ह है, यहां पर अपन कह सकते हैं कि चिन्ह आधारित ज्ञान प्राप्त करेगा। यहां पर बालक है वो चिन्ह के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लेगा। क्यों प्राप्त कर लेगा? चिन्ह कैसे समझने लग जाएगा? तो अभी अपन समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बालक है वो चिन्हों को, संकेतों को समझने लगता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इन सभी चीजों के बारे में, ये क्यों है, इन सभी बातों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहां पर बालक एक तो अपनी अनुभूतियों को जो प्रकट करने लग जाता है, किसके माध्यम से? ध्वनि संकेत के माध्यम से। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यहां पर जो बालक है, यहां पर बालक तार्किक चिंतन करने लग जाता है, तार्किक चिंतन करने लग जाता है। और तर्क आधारित
आधारित चिंतन करता है तभी उसमें इन चीजों की जो चिन्ह होते हैं, मैंने अभी कहा कि अभी मैं बताती हूँ कि ये क्यों होता है। क्यों? क्योंकि बालक तार्किक चिंतन करता है और तर्कों के माध्यम से वो हर एक चीज के पीछे का कारण जानना चाहता है। जैसे सिंबल वो जैसे ही पहले देखेगा तो वो बात करेगा कि ये सिंबल क्यों है, ये कैसा है, ये किस दिशा की तरफ इशारा करता है, किस विषय की तरफ इशारा करता है। तो जब वो इस प्रकार की तर्क करने लग जाएगा तब उसकी समझ विकसित होगी, और जैसे ही उसकी समझ और अधिक विकसित होगी तो इस संबंध में वह अमूर्त चिंतन करने लगेगा। और अमूर्त चिंतन जैसे ही बालक करता है वैसे ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं जन्म लेती है, और मानसिक क्रियाएं जन्म लेती है अर्थात इस समय बालक का जो मानसिक विकास है वो भी लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस उम्र की विशेषताएं हो सकती है, बालक तार्किक चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन करता है, साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं एक दो चीजें जो और बचती है इसमें, तो उसका भी अपन, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, तार्किक चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन करता है, इसके आधार पर बालक का विकास होता है। साथ साथ जो पहली उम्र थी, कौन सी थी? क्रियात्मक की, क्रियात्मकता की, उसमें बालक शारीरिक क्रिया करता था, शारीरिक क्रिया करता था। और शारीरिक क्रियाएं करते हुए, जैसे मतलब बालक है वो खेल रहा है, खेलते खेलते मान लीजिए वो पलंग पर या बेड पर खेल रहा है, खेलते खेलते वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है, तब उसे यूं होता है कि हाँ इससे गिरना नहीं है, गिरने पर चोट लग जाएगी, ठीक है, बस वो नहीं गिरने का प्रयास करता है। अगर उस बच्चे को पलंग से हटाकर और किसी चीज पर रख दिया जाए, स्टूल पर, चेयर पर बैठा दिया जाए, तो वो उस चीज में समन्वय नहीं बैठा पाएगा कि भाई मैं जैसे पलंग से गिरा था, मैं बेड से गिरा था, उसी प्रकार से मैं यहाँ चेयर पर से भी गिर सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्टूल से भी गिर सकता हूँ, और मुझे उसी प्रकार की चोट भी लग सकती है, मुझे उसी प्रकार का दर्द हो सकता है। ये बौद्धिक विकास बालक का नहीं होता, और इन दोनों के मध्य बालक समझते हुए और संतुलन नहीं बैठा पाता। तो इसलिए ये जो क्रियात्मकता होती है, क्रियात्मक जो अवस्था होती है, इसका, क्रियात्मकता का बौद्धिक चिंतन वो किस उम्र में करने लग जाता है? बौद्धिक चिंतन उस उम्र में तो नहीं, परंतु इस उम्र में वो करने लग जाता है। इसमें तर्क आधारित चिंतन करता है, तो इसलिए इस उम्र में बालक की भाषा का विकास भी बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ बालक को या बालक के संबंध में इस आयु को गणितीय आयु भी कह सकते हैं, क्योंकि गणितीय व तर्क चिंतन का विकास इस उम्र में होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी कह सकती हूँ कि इस उम्र में बालक प्रतीक समझने लगता है, समझने लगता है, और इसको आपको अलग से याद रखने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज को सिंबल स्टेज कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ ही संकेत, प्रतीक या चिन्ह होते हैं। तो इसलिए ये संकेत की अवस्था हो सकती है, चिन्ह की अवस्था हो सकती है, प्रतीक की अवस्था हो सकती है, सिंबल स्टेज हो सकती है, और इसमें क्रियात्मकता का बौद्धिक चिंतन करने लग जाता है बालक, और गणितीय व तर्क चिंतन में भी निपुण हो जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने बात की तीनों अवस्थाओं की, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो इन तीनों ही अवस्थाओं से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संबंधित है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित एक दूसरे को करती है। तो ये क्या है? देखिए, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत
जो भी चीजें बताई है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तहत ब्रूनर ने जो भी चीजें बताई हैं, उनमें अंत में उन्होंने क्या कहा है? अंत में उन्होंने यूं कहा है कि भाई तीनों जो अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं में स्वतंत्र विकास, बालक के तीनों अवस्थाओं में स्वतंत्र विकास होता है। ठीक है, स्वतंत्र विकास होता है। ये नहीं है कि भाई एक दूसरे पर डिपेंड है, ब्रूनर ये कहते हैं, जबकि उसने पियाजे ने या जितने भी मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने सबने कहा कि एक का विकास दूसरे को प्रभावित करता है। सबने ये बात लगभग कही है कि एक का विकास नहीं हुआ तो वो दूसरे को प्रभावित करता है। और पीछे अपनों ने जो 8 स्टेज पढ़ी थी उसमें भी अपनों ने देखा कि भाई एक अवस्था में यदि सकारात्मक विकास नहीं होता, नकारात्मक, तो आगे की अवस्थाएं नकारात्मक में जा सकती है। परंतु ब्रूनर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ब्रूनर यूं कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं में स्वतंत्र विकास होता है। हाँ, साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी समस्या यदि आ जाती है तो बालक तीनों को रिकॉल जरूर करता है। रिकॉल का मतलब है कि तीनों में संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, तीनों में संतुलन बैठाने का प्रयास वो अवश्य करने लग जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि तीनों अवस्थाएं स्वतंत्र विकास करती हैं, परंतु इनमें विरोध की स्थिति में, विरोध या संघर्ष की स्थिति में बालक, विरोध या संघर्ष की स्थिति में बालक, विरोध या संघर्ष की स्थिति में बालक तीनों में संबंध या संतुलन बनाने का प्रयास अवश्य करता है। ये चीज, तीनों अवस्थाएं स्वतंत्र विकास करेगी, परंतु तीनों में जैसे ही कोई संघर्ष की उत्पत्ति हुई तब बालक है वो तीनों पीछे की दोनों स्टेज के को रिकॉल करता है कि कहाँ, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को, प्रौढ़ावस्था का कोई व्यक्ति है, उसको कोई ना कोई दुख झेलने पड़ते हैं। मान लीजिए वह बहुत ज्यादा बीमार रहने लग जाता है और वो ठीक ही नहीं होता, डॉक्टर से उसका इलाज नहीं कर पाते, तो वो पता है क्या सोचता है, पता नहीं पीछे कुछ बुरे कर्म किए होंगे, यानी वो पीछे को याद करता है। उसी प्रकार से बालक जब आगे बढ़ जाता है, मान लीजिए कि बालक है वो बीए फाइनल में आ गया, तो बीए फाइनल में आ गया तो उस समय उसे कोई ऐसी चीज पढ़नी है जिसका उसे बेसिक नहीं पता, क्योंकि वहां पर लेवल बढ़ जाता है, स्तर बढ़ जाता है। तो वो क्या करेगा कि जो छोटी क्लासेस की किताबों में जो चीजें दी गई है उनको देखेगा। उसी प्रकार से इन तीनों स्टेज में इसी प्रकार की अवस्थाएं होती है। ये शिक्षा जगत में ही नहीं या एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नहीं, ये बालक के व्यावहारिक पक्ष में भी लागू होती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पर इसी के साथ ब्रूनर द्वारा दिया गया ये सिद्धांत कंप्लीट होता है। और अब अपन बात करते हैं, कहीं भी आप किसी भी रूप में ब्रूनर व पियाजे के सिद्धांत से कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए अपन थोड़ा सा इनका अंतर भी देख लेते हैं कि इन दोनों के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण अंतर है। वो चीज भी अपन क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए। जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर, ये दो मनोवैज्ञानिक हैं। और इनकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो इनके सिद्धांतों की नाम या सिद्धांतों के नाम देखें तो संज्ञानात्मक विकास
का सिद्धांत, इस नाम से तो इनका सिद्धांत चलता है और इसी नाम से इनका सिद्धांत चलता है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोनों का सिद्धांत बिल्कुल समान नामों से। दूसरा यदि अपन बात करें तो अवस्थाएं पियाजे के अनुसार 4 है, जबकि इनके अनुसार अवस्थाएं कितनी है? अवस्थाएं 3 है। कौन कौन सी है इसमें यदि बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार या पियाजे के अनुसार यदि अपन बात करें तो एक तो है, पहली जो अवस्था है वो है संवेदना गामक अवस्था, और जो दूसरी है वो कौन सी अवस्था अपनों ने देखी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अपनों ने कौन सी देखी थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अंतिम चौथी अवस्था पियाजे के अनुसार कौन सी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये थी। इनकी यदि बात करें तो इन्होंने जो 3 बताई है उनमें पहली यदि देखें तो क्रियात्मक अवस्था, और उसके बाद दूसरी की यदि बात करें तो दूसरी इन्होंने कौन सी बताई है? प्रतिमा आधारित अवस्था। और तीसरी अवस्था की यदि बात करें तो तीसरी है संकेत आधारित अवस्था। ये 2 अंतर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं इनके दोनों के सिद्धांतों में और कौन कौन सा अंतर किया जा सकता है। इनमें यदि अंतर और देखें तो देखिए, तीसरा अंतर इन दोनों में ये किया जा सकता है, तीसरा अंतर इन दोनों में ही ये किया जा सकता है। कौन सा? सर्वाधिक महत्व इनके अनुसार किसका है? वातावरण का है, जबकि इनके अनुसार सर्वाधिक महत्व किसका है? सर्वाधिक महत्व शिक्षा का है। ठीक है। उसके बाद यदि अपन और देखें तो इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास वातावरण के साथ अंतः क्रिया से होता है। इन्होंने क्या कहा है? संज्ञानात्मक विकास बालक की वातावरण के साथ अंतः क्रियाओं से संबंधित है। और यहां पर इन्होंने क्या कहा है? ये जो स्टेनले हॉल का कथन याद कीजिए, तुम मुझे एक बालक दे दो, तुम जो चाहोगे जो कहोगे मैं उसे बना दूंगा। ये कहते हैं कि क्यों बालक कोई नग्न बंदर है क्या, जो आप जैसे चाहोगे उसे ढाल सकते हो? बालक का खुद का विवेक नहीं होता क्या? मनुष्य का खुद का विवेक होता है, खुद की इच्छाएं होती है।
यदि एक व्यक्ति है जिसकी रुचि ही नहीं है, मान लीजिए कि हमने कह दिया, हमने एक बालक को स्टेनले हॉल को दे दिया, और तो मान लीजिए कि एक बालक है और उसके बाद हमने उसको अपने वातावरण के अनुसार और उसे बनाना चाहा। आप 3 इडियट्स मूवी को देखिए। 3 इडियट्स मूवी में यूं बताया गया है कि व्यक्ति की रुचि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यदि हम किसी को एक बालक दे दे, किसी भी मनोवैज्ञानिक को, और यूं कहते हैं ये इसे डॉक्टर बना के हमें दे दो, कैसे बना पाएंगे? बालक की यदि रुचि नहीं हुई, रुचि यदि साहित्य में हुई, हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके माता पिता उन्हें कुछ और बनाना चाहते हैं और वो अपनी प्रतिभा कहीं और दिखाते हैं। हाँ, ये अवश्य संभव है कि प्रतिभाशाली बालक में प्रतिभा जब होती है तो उसको अपन थोड़ा सकारात्मक और नकारात्मक दिशा में मोड़ने में थोड़ी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो स्टेनले हॉल का कथन ये था कि भाई किशोरावस्था संघर्षों व तूफानों की अवस्था है, ये कथन था उनका, वो कथन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो इन्होंने यूं कहा कि भाई वातावरण के साथ अंतःक्रिया करेगा और सर्वाधिक प्रभाव भी वातावरण का ही रहता है। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही बालक बन जाएगा। जबकि इन्होंने यूं कहा कि बालक नग्न बंदर नहीं होता, अपितु वह संस्कृति युक्त होता है। उसके खुद के संस्कार होते हैं, खुद का विवेक होता है, खुद की भावनाएं होती है। तो अगर कोई बंदर है, नग्न बंदर है, तो उसको तो आप जैसे चाहे वैसे नचा सकते हो। आप चाहे कहीं रासलीला में नचा लो और चाहे आप कहीं सर्कस में नचा लो, परंतु बालक को आप उस तरीके से नहीं नचा सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो अंतर माना जाता है, ये इन दोनों के सिद्धांत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर माना जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे और अगले सिद्धांत की तरफ। यहाँ पर ब्रूनर व पियाजे के अध्ययन या सिद्धांत में अंतर के बाद अपन बढ़ते हैं आगे सिद्धांत की तरफ। तो अगला सिद्धांत कौन सा है? अगला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे बाल विकास के संबंध में। आगे जो अपनों ने देखा था कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और रुचि की बात तो ये है कि इस सिद्धांत का भी एक नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, परंतु इसका जो सर्व प्रमुख नाम है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। कहीं कहीं इसका भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मिलता है। ये इसके प्रदाता कौन है? किसने इस सिद्धांत को दिया है? तो वाइगोत्स्की का नाम इस प्रकार से भी मिलता है, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की भी मिलता है, इसके साथ साथ वाइगोत्स्की भी मिलता है। तो ये तीनों नाम मिलते हैं, परंतु ये विद्वान एक ही है। मनोविज्ञान में अपन देखते हैं कि कहीं कहीं एक प्रकार की, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देख रहे हैं, व्यक्तित्व में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका सिद्धांतों का नाम एक होता है, परंतु उनके विद्वान बदल जाते हैं, उनके प्रवर्तक बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वाइगोत्स्की बोल दो, चाहे वाइगोत्स्की बोल दो, चाहे वाइगोत्स्की बोल दो, एक ही बात है, एक ही सिद्धांत का नाम है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो यदि अपन प्राचीन काल की बात करें तो ये बेलारूस के मनोवैज्ञानिक थे। बेलारूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने यूं कहा कि भाई एक जो बालक है उसके विकास पर 3 चीजें प्रभाव डालती हैं। कौन कौन सी चीजें प्रभाव डालती हैं? 2 तो ये होगी, समाज प्रभाव डालता है, संस्कृति प्रभाव डालती है, और इसके साथ साथ भाषा प्रभाव डालती है। इन्होंने यूं कहा कि एक बालक के विकास को 3 चीजें प्रभावित
करती ही करती है। तो फिर यहाँ पर समाज आ गया, संस्कृति आ गया, जिनको इन्होंने नाम में शामिल किया। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ही नाम क्यों दिया? इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक भाषिक सिद्धांत नाम क्यों नहीं दिया? ये तीनों को शामिल करते हैं, तो सिद्धांत के नाम में तीनों आने चाहिए थे, या फिर कोई एक ऐसा नाम आना चाहिए था जो तीनों का प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? देखिए, ये ऐसे मानते हैं कि बालक का विकास समाज पर कुछ हद तक निर्भर करता है। बालक का विकास है वो समाज पर निर्भर करता है, यहां तक कि भाषिक विकास भी बालक का समाज पर ही निर्भर है। तो इसलिए भाषागत विकास बालक का समाज पर निर्भर होने के कारण, भाषा संबंधी विकास समाज पर निर्भर होने के कारण इन्होंने भाषा को इसमें शामिल नहीं किया, केवल समाज व संस्कृति को ही शामिल किया। इन्होंने यूं कहा कि एक व्यक्ति समाज में रहते हुए, एक व्यक्ति है वो समाज में रहते हुए अपना विकास करता है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावित होता भी है और समाज को भी प्रभावित करता है, और इस तरीके से उसका विकास होता रहता है। जबकि आधार कौन सा बताया? समाज बताया। क्यों? क्योंकि संस्कृति किसकी होती है? समाज की होती है। भाषा किसकी होती है? समाज की होती है। तो सबसे प्रमुख जो है इस सिद्धांत में वो है समाज, और समाज में भी अनेक चीजें हैं जो इस संबंध में प्रभावित कर सकती है या प्रभावित करने वाले तत्व माने जा सकते हैं। तो पहले तो आप इस चीज को नोट कीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं इनसे संबंधित की गई विभिन्न बातों की। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई है? इन्होंने यूं कहा है कि भाई एक बालक जो है इन्होंने यूं कहा कि बालक में सीखने की क्षमता का विकास होता है। सीखने की क्षमता का विकास होता है। बालक में सीखने की क्षमता का विकास होता है किसके माध्यम से? अनुदेशन के माध्यम से। प्रकट कैसे होता है कि बालक सीख रहा है? बालक ने कुछ सीखा है, नहीं सीखा, वो प्रकट कैसे होता है? संवादों द्वारा हो सकता है, क्रियाओं द्वारा हो सकता है, भाषा द्वारा हो सकता है। एक बालक को आप देखकर ये नहीं बता सकते कि वो विकसित है कि नहीं है। एक ऐसा उदाहरण भी आपको समाज में मिल सकता है जो दिखने में हट्टा कट्टा हो, हष्ट पुष्ट व्यक्ति हो, सुंदर भी हो, परंतु जो मानसिक रूप से हो, वैसे शारीरिक रूप से वो किशोरावस्था का बालक है, परंतु मानसिक रूप से बच्चा भी हो सकता है। इस प्रकार के उदाहरण भी समाज में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि वो बालक है कैसा? वो किशोरावस्था के अनुसार अपना विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्वयं में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जो अपनी उम्र है, अपनी अवस्था है, उसके अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बढ़ने का मतलब मानसिक विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर अपन तब पता लगाते हैं। देखिए, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनिए। सुंदर तो आप हो ही, क्योंकि दुनिया में कुछ भी बदसूरत तो है नहीं। आप बहुत सुंदर है, इसके साथ साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए। आप कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन तो शारीरिक इंप्रेशन ही होता है। बाह्य व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रभावित करता है, या फिर सबसे पहले प्रभावित करता है। सर्वाधिक, सॉरी गलत वर्ड है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए
हमारा बाह्य व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु वो कितने मिनट तक रहता है? 5 मिनट तक। जब तक हम बोलना शुरू नहीं करते तब तक वो व्यक्ति हमारे बाह्य सौंदर्य को देखकर प्रभावित रहेगा। जैसे ही अपनों ने बोलना शुरू किया, सामने वाले ने औकात देख ली और अपन आ गए धरातल पर। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बालक समाज में सीखता है अनुदेशन के माध्यम से, यानी कोई न कोई उसे आदेशित करता रहता है, बताता रहता है भी यहाँ पे ये चीज सही है, ये एक चीज गलत है। इस प्रकार से वह अनुदेशन के माध्यम से सीखता रहता है। ठीक है, अब वो अपनी क्षमता का विकास कर रहा है। अब हम कैसे जाने? हमें उससे बात करनी चाहिए। आपसी वार्तालाप को ही संवाद कहते हैं। ठीक है, तो आप उससे बात कीजिए। बात करेंगे तो आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी। उसे कोई काम करने के लिए दीजिए, वो जैसे ही जिस तरीके से उस काम को साबित करेगा या जैसे ही जिस काम को संपन्न करेगा, उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि बालक कितना एक्टिव है, कितना उसने मानसिक विकास किया है। और भाषा, ये आपको थोड़ा सा चक्कर में डाल सकती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैठकर आप उनसे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि आप अक्सर उनसे धोखा भी खा जाते हैं। क्योंकि अगर भाषा अच्छी है तो ये तो नहीं है कि भाई जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो उसी की भाषा अच्छी होनी चाहिए। भाषा अच्छी हो सकती है परंतु व्यक्तित्व खराब भी हो सकता है। जो आंतरिक व्यक्तित्व की बात करें या मानसिक स्थिति की बात करें तो वो खराब भी हो सकता है। तो भाषा जो है वो आपको भ्रम में भी डाल सकती है। किसी व्यक्ति की भाषा बहुत अच्छी है, पागल बनाने में बहुत बड़ा महारथी है, और आप उसकी बातों में आकर बहुत बड़ा झटका भी खा सकते हैं। तो इसीलिए अगर अपन इसको एक साइड में रख भी दें तो क्रियाओं और संवादों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के या किसी भी बालक के मानसिक विकास का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रियाएं और संवाद जो है वो उत्पन्न कहाँ होंगे, उनकी उत्पत्ति कहाँ होंगी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी जानना चाहती हूँ आप क्या बता सकते हैं। संवाद व क्रियाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है? संवाद व क्रियाओं का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं आप क्या समझते हैं। क्या हाँ, तो ये जो उत्पत्ति है ये समाज में होती है। समाज में ही बालक विभिन्न क्रियाएं करता है, विभिन्न संवादों को करता है, साथ साथ वहीं तो अपनी योग्यता को प्रकट करता है और वहीं से ग्रहण भी करता है। तो इस तरीके से समाज में ही दोनों प्रकार की क्रियाएं संपादित होती है। तो यहाँ पर लेखक यूं बताना चाहता है कि भाई बालक के विकास का आधार घूम फिर कर कौन आ जाता है? घूम फिर कर समाज ही आ जाता है। और इसीलिए इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से अपने सिद्धांत को दिया है। इन्होंने जो है वो ये बताया है कि भाई ये जो सीखने की उनकी कुछ शब्दावली है जिसको अपन अब क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने इस चीज को जो सीखने की क्षमता का विकास है, इस चीज को उन्होंने नाम दिया है ज्ञानात्मक कुशलता। ज्ञानात्मक कुशलता नाम इन्होंने इसको दिया है। तो ये जो ज्ञानात्मक कुशलता है ये बालक कहाँ अर्जित करता है? समाज में अर्जित करता है। और इसकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से होती है? संवादों व क्रियाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग हुआ है ज्ञानात्मक कुशलताएं या ज्ञानात्मक कुशलता, वो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने वाइगोट्स्की के संबंध में क्या देखा? वाइगोट्स्की ने पहली बात तो ये बताई कि भाई बालक को 3 चीजें प्रभावित करती है, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, उसके बाद अपनों ने देखा ज्ञानात्मक कुशलता क्या है, जिसको इन्होंने अपने सिद्धांत में शामिल किया है। तो ज्ञानात्मक कुशलता क्या है? बालक के सीखने की क्षमता का विकास ही उसकी ज्ञानात्मक कुशलताएं हैं, जो कहाँ प्रकट होती है? जो समाज में प्रकट होती है, जो जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? समाज में होती है।
और जिनकी अभिव्यक्ति कहाँ होती है, वो भी समाज में होती है। तो किस रूप में होती है? संवादों और क्रियाओं के रूप में होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे यदि अपन इनके सिद्धांत के बारे में और कुछ तत्वों की बात करें तो देखिए, इनके और तत्वों की बात करें, इनसे संबंधित तो यहां पर एक बात और, जो बालक है वो समाज में विकास करता है, ठीक है। अब ये जो ज्ञानात्मक कुशलताएं नामक वर्ड अपनों ने देखा है, ज्ञानात्मक कुशलताएं, ये ज्ञानात्मक कुशलताएं ही क्या है? इस विकास का आधार है या इस सिद्धांत का आधार है। ज्ञानात्मक कुशलताएं आप किस प्रकार से उनको जान सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं? तो इस संबंध में यदि अपन बात करें तो जो ज्ञानात्मक कुशलताएं हैं उनको अपन किसी भी बालक में अंतर्निहित है कि नहीं है, अंतर्निहित है कि नहीं है, या उन्होंने कुशलताएं अर्जित की है कि नहीं है, इसका पता अपन निरीक्षण द्वारा लगा सकते हैं। देखिए, ऐसे नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति सबके लिए बुरा नहीं होता तो सबके लिए अच्छा भी नहीं होता। एक व्यक्ति अनेक प्रकार के नाटक करता है अपने जीवन में। कुछ लोगों के प्रति तो वो बहुत अच्छा रहता है, कुछ लोगों के प्रति बहुत बुरा रहता है, और कुछ लोगों के प्रति अत्यंत सामान्य रहता है। तो जिन लोगों के प्रति बुरा है वो लोग उसे बुरा बताएंगे, जिन लोगों के प्रति वो अच्छा है वो उसकी बड़ाई करेंगे। तो आप किस आधार पर उसका आंकलन करेंगे भी व्यक्ति किस प्रकार का है, उसने विकास किया है कि नहीं किया है, किस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, किस दिशा में उसका विकास है? तो आपको उसका संपूर्ण निरीक्षण करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक व्यक्ति, यहां पर भी मैं कहूंगी संपूर्ण निरीक्षण पर करना पड़ेगा। और इसके लिए बालक की या व्यक्ति की क्या देखनी पड़ेगी? सामाजिक व सांस्कृतिक दोनों स्थितियां बालक की देखनी पड़ेगी। तो यहां भी इन्होंने जो महत्वपूर्ण बताया है, किसको बताया है? समाज और संस्कृति को बताया है। संपूर्ण निरीक्षण कीजिए तीनों प्रकार की, जिन लोगों के साथ वो बहुत अच्छा है, जिन लोगों के साथ बुरा है, जिन लोगों के साथ सामान्य है, उन तीनों दृष्टियों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी चीज प्रभावी है, किस प्रकार से बालक दिशा तय करता है कि किन लोगों के साथ बुरा रहना है, किसके साथ अच्छा। तो उन संपूर्ण चीजों का विश्लेषण करते हुए ही बालक की संपूर्ण ज्ञानात्मक कुशलता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, का पता आप लगा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने है वो, इसके बारे में मैं लिख देती हूं आपको, ताकि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ जाए। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने यूं कहा है कि बालक की ज्ञानात्मक कुशलता पहचानने के लिए, ज्ञानात्मक कुशलता पहचानने के लिए उसका निरीक्षण आवश्यक है, जिससे उसकी सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति पहचानी जा सके।
सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति पहचानी जा सके। ठीक है, तो ये है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं। और इन्होंने यूं कहा कि भाई समाज है वो सभी प्रकार के विकास का आधार है। समाज में रहते हुए बालक विभिन्न चीजों को सीखता है, विभिन्न चीजों की अभिव्यक्ति करता है, विभिन्न चीजों का या विभिन्न क्षेत्रों में विकास करता है। इसी के साथ इन्होंने ये भी कहा कि भाषा जो है उसका विकास भी समाज में ही होता है। और इन्होंने यूं भी कहा है कि जो भाषिक विकास है वो बालक में 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं भाषिक विकास के संबंध में, बालक से संबंधित? तो इसमें यदि अपन बात करें तो इन्होंने 2 प्रकार की भाषा बताई है। एक तो इनर स्पीच और दूसरी बताई है एक्सटर्नल स्पीच। इन्होंने 2 प्रकार से बताए हैं। विचार बालक की क्या है? इनर स्पीच है। वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी विचारता है। देखिए, हम पहले सोचते हैं, पहले हम विचार करते हैं, बाद में उस विचार को शब्द रूप देते हैं। तो इसलिए इन्होंने यूं कहा कि इनर स्पीच क्या है? विचार है, और उसके बाद पहले विचार आते हैं, पहले विचार आता है तथा बाद में उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो कब होती है? बाद में। अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वाइगोट्स्की के सिद्धांत में। वाइगोट्स्की ने यूं कहा है कि भाई बालक है, देखिए इस संबंध में मतभेद भी है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि नहीं, विचार आता ही नहीं है, अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो आप क्या क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। आपने वहां पर अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो सोचने समझने की शक्ति में या सोचने समझने के काम में आपका क्रोध ही ठंडा हो जाएगा, वो वहां से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर वाइगोट्स्की के सिद्धांत के लिए अनेक विद्वानों ने आलोचना भी की, अनेक विद्वानों ने उसको नकारा भी, परंतु वाइगोट्स्की के सिद्धांत में अपन इन्हीं के विचार देखेंगे। और इन्होंने यूं कहा है कि भाई भाषागत विकास बालक में 2 प्रकार से होता है। पहले बालक में इनर स्पीच आता है, यानी विचार आते हैं, भाव आते हैं, और फिर वह उनको शब्द रूप देता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। जब बालक सोच रहा है तो वह इनर स्पीच में चल रहा है, और जैसे ही उसने अभिव्यक्ति प्रारंभ की उसका कौन सा आ गया? एक्सटर्नल स्पीच आ गया, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया। या दूसरे शब्दों में ये कहूं कि यहाँ पर बालक सिर्फ और सिर्फ सोच विचार कर रहा है, और यहाँ पर सोच विचार कर उसने बात कह दी। तो ये कहना, या फिर मैं यूं कहूं कि बालक का बाह्य व्यवहार ही क्या कहलाता है? एक्सटर्नल स्पीच कहलाता है। तो बालक का बाह्य व्यवहार एक्सटर्नल स्पीच है, और बालक का आंतरिक व्यवहार या फिर कहें कि भाव, विचार, सोच, ये सारी की सारी किस पे आती है? इनर स्पीच में आती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं एक चीज और जो वाइगोट्स्की के सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वो कौन सी चीज है वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया है जो अलग से है, अलग सा शब्द है। कौन सा है? ZPD। इन्होंने ZPD ये नाम दिया है। क्या है ये नाम? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसके माध्यम से वाइगोट्स्की ने
वाइगोट्स की जो विद्वान है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बालक के विकास की अवस्थाएं बताई है। बालक की विकास की अवस्था, और अवस्था का मतलब ये नहीं कि अपन यहाँ पर भाई इतने उम्र तक, इतने तक ये अवस्था चलेगी, इतने के बाद ये नहीं, इन्होंने सीधी की सीधी मानसिक विकास की अवस्था बताई है, मानसिक विकास। और इन्होंने यूं कहा है कि मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, ये यदि जानना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है, ये यूं कहता है कि बालक में धीरे धीरे क्षमताओं का विकास होता है। बालक सबसे पहले निम्न स्तर में रहता है, उसके बाद वह उच्च स्तर में आता है, और उसके बाद उच्च स्तर में भी उसकी क्षमताएं बाह्य रूप जब लेती है या बाह्य वातावरण के संपर्क में जब आती है तो वो और ही अधिक अपने अंदर विस्तार कर लेती है। किस प्रकार से विस्तार करती है, इन्होंने यूं कहा कि निम्न स्तर में जब बालक होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वातावरण को देखता है, और वातावरण को देखते हुए, समझते हुए वो ये तय करता है कि मैं कौन से ऐसे काम है जो कर सकता हूं, और वो वहां पर उन्हीं कामों का चयन करेगा जो काम वो कर सकता है। वहां पर वो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा पहले या प्रारंभिक विकास की अवस्था में। धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होगा, धीरे धीरे मानसिक विकास होगा तो वो अन्य व्यक्तियों की सहायता लेना शुरू करेगा। सहायता के साथ, अब एक बालक है, अब मान लीजिए कि बालक को भूख लगी है और ऊंची अलमारी में कुछ खाने का रखा है, तो अब वो पहले तो यूं प्रयास करेगा कि मैं खुद वहां पर जाकर और वो चीज प्राप्त कर लूं। वो देखेगा कि वो नहीं पहुंच सकता, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो किसी अन्य को बुलाकर लाएगा, चाहे मम्मी को लाए, चाहे पापा को लाए, चाहे भाई बहन किसी को भी लाए, और उनसे वो उतरवा कर खाने की कोशिश करेगा। अब वहां पर भी वो नहीं सफल हुआ, तब उसे ये महसूस होगा कि तू कौन सा काम ऐसा है जो नहीं कर पाएगा, और वहां पर अंगूर खट्टे हैं वाली बातें हो जाएगी। तो ये जो 3 चीजें मैंने बताई है, ये वाइगोट्स्की के अनुसार मानसिक विकास है। कैसे? सबसे पहले तो वो कि मैं क्या कर सकता हूं, और उसके बाद मैं जो कर सकता हूं उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम है जो मैं खुद अकेले तो नहीं कर सकता, परंतु किसी के सहयोग से कर सकता हूं। तीसरी स्टेज, मैं नहीं कर सकता, खुद भी नहीं कर पाऊंगा, दूसरे की सहायता से भी नहीं कर पाऊंगा। इन तीनों चीजों का बालक को जब एहसास होने लग जाता है, छोटा बालक हर काम के बारे में यस कर देगा, है ना, कि हाँ मैं कर लूंगा, जबकि अंत में जब बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है तब उसे यूं समझ में आ जाता है कि भाई तेरे से भी कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं होंगे, तो वहां पर बालक का पूर्णतः मानसिक विकास हो जाता है। तो ये जो सिद्धांत है, अपन किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोट्स्की का। वाइगोट्स्की के संबंध में अपनों ने यहाँ पर 3 ही चीजें देखी है। कौन कौन सी? सबसे पहली तो समाज सबका आधार है, और इसके साथ साथ बालक के विकास को 3 चीजें प्रभावित करती है, समाज, संस्कृति और भाषा। उसके बाद अपनों ने जो चीजें देखी वो इनर स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच। उसके बाद अपनों ने ZPD को देखा। ZPD को अपन और अच्छे से समझेंगे परंतु अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।